हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका हम सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस में। और आप यहाँ पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ में ही आप ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि आप घर बैठे फ्री ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप इस एनएफसी सीरीज का 13वां क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूपीआरबी, यूएनएल, यूपीएसएससी, इसरो, डीएमआरसी, एनएफसी सीरीज का 12वां क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गाकार और आयताकार बक्सा बनाने के लिए प्रयुक्त खांचे का नाम। यूज्ड टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स, नेम ऑफ द नॉच। ऑप्शंस हैं सीधा खांच अर्थात स्ट्रेट नॉच, बर्गा खांच, स्क्वायर नॉच, तिरछा खांच, स्लैंट नॉच या फिर वी खांच। तो यहां से नॉच के बारे में आपको बता देता हूं। जब आप किसी बक्से को बनाना चाहते हैं, आयताकार बक्सा बनाना चाहते हैं, मान के चलो अगर हमने कोई ये सीट ली है, तो इस सीट में से हम लोग कॉर्नर से कुछ हिस्सा काटकर निकालकर अलग कर देते हैं। जैसे ये वर्गाकार हिस्सा हमने निकालकर क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, काट के अलग कर दिया। अर्थात हमको ये किस तरह से प्राप्त होता है, हमको ये प्राप्त होगा इस तरह से आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने यहाँ से वर्गाकार हिस्सा काट के क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्गाकार खांच बोलते हैं। वर्गाकार खांच का प्रयोग मुख्य रूप से वर्गाकार और आयताकार बक्सा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग के स्वीट्स के जो डब्बे होते हैं, मिठाई के जो डब्बे होते हैं, उनको अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको वर्गाकार खांच प्राप्त हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। सीट मेटल में वर्गाकार और आयताकार बक्सा बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर नॉच का प्रयोग करते हैं। तो नॉचेस में मैं आपको बता देता हूं कि सीट मेटल में वह हिस्सा जहां से किसी आवश्यक फिटिंग को प्राप्त करने के लिए सीट का कुछ भाग काट कर निकाल दिया जाता है, नॉच कहलाते हैं। तो यहाँ पे नॉच के काफी सारे प्रकार मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं। यहाँ पे नॉच की परिभाषा आप देख रहे होंगे, नॉच की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। नॉचेस आर द स्पेसेस प्रोवाइडेड फॉर जॉइनिंग द एजेस व्हेन सीट मेटल। जब सीट मेटल में दो अलग अलग पार्ट की ज्वाइनिंग करना होता है, तो उसके एज में कुछ हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, निकाल के अलग कर देते हैं, जैसे हम लोग नॉच बोलते हैं। टाइप्स ऑफ नॉच की अगर बात की जाए, तो टाइप्स ऑफ नॉच में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लगभग कुल 5 नॉच होती हैं। टाइप्स ऑफ नॉच में कुल 5 प्रकार की नॉच होती हैं, और 5 प्रकार की नॉच को मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सबसे पहले हमारी होती है स्ट्रेट नॉच। स्ट्रेट नॉच क्या होती है, किसी भी सीट मेटल में जब हम लोग किसी बराबरी से स्ट्रेट आकार की चीज काटते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट नॉच। नेक्स्ट होती है हमारी कौन सी, स्क्वायर नॉच। तो स्क्वायर नॉच क्या होती है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया अभी, ये हमारी स्क्वायर नॉच होती है। इसको आपको स्क्वायर भाग में क्या करते हैं, सीट मेटल को काट के अलग कर देते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है स्लैंट नॉच। तो जो स्लैंट नॉच होती है वो किसी सीट वर्क में, किसी भी सीट वर्क में, मान के चलो ये सीट वर्क है, तो यहां से हम लोग तिरछा हिस्सा काट के अलग कर देते हैं लगभग 45 डिग्री में। तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, स्लैंट नॉच हो जाती है। उसके अलावा होती है हमारी भी नॉच होती है। तो जब हम लोग किसी सीट मेटल वर्क में भी के हिसाब से 45 डिग्री में, आप देखेंगे इसकी सीट से 45 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेटल को निकाल कर अलग कर देते हैं, तो वो हमारी कौन सी नॉच हो जाती है, भी नॉच हो जाती है। इस तरह से हमारी भी नॉच होती है, ये देखेंगे आप, ये हमारी भी नॉच है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है वायर्ड नॉच। तो वायर्ड नॉच का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी सीट मेटल में जो उसकी कोर होती है, कोर को मजबूत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपरी वाले हिस्से में कुछ वायर वाला हिस्सा बना के रखते हैं। तो ये नॉच आपकी लगभग 30 डिग्री पे होती है। तो यहां से आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, आईएस के अनुसार हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू खालिस्तान तक की रेंज को कवर करती है। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू टू आईएस कवर अ रेंज अप टू, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 से 10 mm, 1.6 से 10 mm, 0.6 से 36 mm, 1.6 से 36 mm। तो यहाँ पे आईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और जो हमारे हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू होते हैं वो आपके जो बोरिंग की होल होते हैं, बोरिंग की होल में हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, जिसके जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, सेंटर वाले हिस्से में एलन की को फिट करने के लिए हेक्सागोनल ग्रुप बना हुआ होता है। तो जो हेक्सागोनल ग्रुप होता है, उस हेक्सागोनल ग्रुप में हम लोग एलन की को लगाकर और इसके पश्चात स्क्रू को क्या करते हैं, टाइट करते हैं। तो ये जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एलन की जो होते हैं, इसको हम लोग एलन की के नाम से भी जानते हैं। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू को एलन की के नाम से भी जाना जाता है। ये 1.6 से 36 mm की रेंज को कवर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, स्लैब मिलिंग प्रक्रिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं फेस मिलिंग, प्लेन मिलिंग, साइड मिलिंग या स्ट्रडल मिलिंग। तो जो हमारी सरफेस मिलिंग प्रोसेस होती है, सरफेस मिलिंग का मतलब होता है जो केवल
सरफेस से मिलिंग करके जो धातु हटाई जाती है अर्थात फ्लैटनेस को प्राप्त करने के लिए जो सरफेस से धातु हटाई जाती है इसको हम लोग सरफेस मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। सरफेस मिलिंग को ही हम लोग प्लेन मिलिंग के नाम से भी जानते हैं और प्लेन मिलिंग को हम लोग स्लैब मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे स्लैब मिलिंग का हमारा जो अन्य नाम हो जाएगा वो प्लेन मिलिंग भी हो जाएगा और सरफेस मिलिंग भी हो जाएगा, सरफेस मिलिंग। तो आपको अगर ये सरफेस मिलिंग कटर देखना है, स्लैब मिलिंग कटर देखना है तो आप टेलीग्राम लिंक में तुरंत विजिट करें, वहां पे टेलीग्राम में मैंने ये पिक जो है पोस्ट कर दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किसी 0.5% कार्बन वाले इस्पात का कठोरण तापक्रम है। ऑप्शंस हैं ऊपरी क्रांतिक तापक्रम से थोड़ा अधिक, स्लाइटली हायर देन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, निचले क्रांतिक तापक्रम से थोड़ा अधिक, स्लाइटली मोर देन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना अधिक हो सके परंतु धातु पिघल ना पाए, as much as possible but do not let the metal molten, निचले क्रांतिक तापक्रम से थोड़ा कम, slightly lower than the lower critical heating order। तो एक हम विजिट करते हैं, बनाते हैं हम कि जो हमारा कार्बन का कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 0% कार्बन होता है, यहाँ पे लगभग 0.8% कार्बन होता है और ये 2.1% कार्बन। 0.8% कार्बन का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, 723 डिग्री होते हैं। आपको इसके लिए वीडियो मैं एक लिंक प्रोवाइड करवाता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस लिंक को देखेंगे तो आपको पूरा A to Z यहां से क्लियर हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि जैसे हमारा कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन का गलनांक होता है लगभग कितना है, 1150 होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील का गलनांक कितना होता है, 1530 के आसपास होता है। तो देखेंगे कि कास्ट आयरन में कार्बन परसेंट ज्यादा होता है जबकि माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है। तो जिस धातु में कार्बन कंटेंट कम होता है उसका गलनांक ज्यादा होता है, जिस धातु में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है उसका गलनांक कम होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है, जिस धातु में कार्बन कंटेंट कम होता है उसका जो हार्डनिंग टेम्परेचर होता है वो अधिक रखा जाता है और जिस धातु का कार्बन कंटेंट अधिक होता है उसका हार्डनिंग टेम्परेचर कम रखा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको नोट जरूर करें। तो यहां से जो आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ऊपरी क्रांतिक तापक्रम से थोड़ा सा अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मशीन स्पिंडल और आर्बर पर टेनन तथा नॉचेस का उद्देश्य क्या होता है। मशीन स्पिंडल के घूमने पर आर्बर को स्लिप होने से बचाने के लिए, आर्बर को मशीन स्पिंडल पर सही तरीके से फिट करने के लिए, आर्बर को अपनी धुरी पर सही तरह से घुमाने के लिए, कटर के प्रयोग होने वाले झटकों को स्पिंडल तथा आर्बर पर। तो आपने देखा होगा कि मशीन स्पिंडल है, फिर अगर हम लोग आर्बर की बात करते हैं तो जो हमने एक स्टब आर्बर यहाँ पे बनाया हुआ है, स्टब आर्बर पे हम लोग यहाँ पे नॉचेस प्रदान करते हैं। वो नॉचेस प्रदान करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मुख्य रूप से स्पिंडल के घूमने पर आर्बर को स्लिप होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जिंक कोटेड चादर के लिए सोल्डरिंग कार्य हेतु फ्लक्स होता है। फॉर सोल्डरिंग वर्क फॉर जिंक कोटेड शीट्स डज फ्लक्स हैपन। तो ऑप्शन है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल में घुली अमोनियम क्लोराइड, बोरेक्स या फिर रेजिन। तो यहां से सबसे पहले फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स क्या होता है दोस्त, फ्लक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो फ्लक्स जो होता है किसी भी वेल्डिंग क्रिया के दौरान, किसी सोल्डरिंग क्रिया के दौरान या फिर क्या बोलते हैं अपना ब्रेजिंग क्रिया के दौरान, फ्लक्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं से गंदगी सतह को हटाना, सरफेस से ऑक्साइड को हटाना और सरफेस को ऑक्सीडेशन से बचाना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक आपका जो अम्लीय दो प्रकार के आपके फ्लक्स होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है आपका क्षारीय फ्लक्स। तो यहां से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका एक एसिड फ्लक्स है। इसके उपयोग से कहीं ना कहीं आपके धातु में इफेक्ट पड़ता है। तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कटर को स्पिंडल में डायरेक्ट अटैच करने की सुविधा होती है। कौन ऑप्शंस है, आर्बर टाइप कटर, शैंक टाइप कटर, फेसिंग टाइप कटर या फिर उपरोक्त सभी। यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है फेसिंग टाइप कपर। फेसिंग टाइप कटर को स्पिंडल में डायरेक्ट अटैच करने की सुविधा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 8वें नंबर का, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए दहन गैस कौन सी होती है। हु इज कंबशन गैस फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑप्शंस है ऑक्सीजन, एसिटिलीन, कोई भी एक या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से हम दो प्रकार की
गैस के बारे में बात करते हैं। एक वे जो कि ज्वलनशील होती है, दूसरी वे जो जलने में सहायक होती है। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन केवल आपकी जलने में सहायक होती है, ये खुद ज्वलनशील गैस नहीं होती है। ऑक्सीजन केवल जलने में सहायक होती है, जबकि एसिटिलीन हमारी एक दहन गैस होती है, अर्थात एसिटिलीन गैस स्वयं जलती है और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, रेती के प्रचालन में रेती का आघात, अर्थात यहाँ पे फाइल के बारे में बात की जा रही है। रेती के प्रचालन में रेती का आघात 150 mm है। कामगार प्रत्येक मिनट में 50 आघात करता है। कर्तन की औसत चाल है। इन अ ऑपरेशन of the filing, the stroke of the file is 150 mm. The workers makes 50 strokes every minute. The average speed of cutting is options है 7.5 मीटर प्रति मिनट, 75 मीटर प्रति मिनट, 0.75 मीटर प्रति मिनट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां से हम चलते हैं इसके हल पे चलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो रेती का प्रचालन में प्रत्येक आघात, इसको हम लोग स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, ये 150 mm, अर्थात जब आप फाइल चलाते हो तो फाइल को यहां से यहां तक चलाने में टोटल 150 mm आपने फाइल को चलाई, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल का स्ट्रोक। अब ये फाइल आप प्रत्येक 1 मिनट में कितने बार चला रहे हैं? 50 बार आप फाइल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपस में मूव कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जब ये एक बार में 150 mm जा रहा है तो 50 बार में कितने mm की दूरी तय करेगा? तो 150 गुणित 50 हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे कर देते हैं, तो आंसर हमारा कितना जाएगा? 150 इंटू, अगर हम लोग 50 करते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 750 100। कितना आंसर निकल कर आ जाता है? 750 100। तो यहां से हमारा mm भी क्लियर हो जाता है और प्रति मिनट में हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रति मिनट क्लियर हो जाता है। तो यहां से आपका जो आंसर आता है वो आता है 7500 mm प्रति मिनट। तो अब आप इसको मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे 1000 का इसमें भाग दे देंगे। जब आप इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? 7.5 मीटर प्रति मिनट। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। और ये एक तरह से जो हमारी सेपर मशीन होती है, स्लॉटर मशीन होती है, सेम टू सेम उसकी जो आघात होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, जो कटिंग स्पीड होती है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, स्लिटिंग सा कटर का साइज लिया जाता है। स्लिटिंग सा कटर क्या होता है? स्लिटिंग सा कटर से तात्पर्य होता है, जब आपने देखा होगा किसी मिलिंग ऑपरेशन में अगर हमको कोई चीज काटनी है, अर्थात स्लिट काटनी है, कोई झिरी काटनी है, तो वहां पे स्लिटिंग सा कटर का प्रयोग किया जाता है। और स्लिटिंग सा कटर को मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है उसका फिगर, तो यहां से आप आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन में, क्योंकि बाहरी व्यास, बोर व्यास, मोटाई, इन तीनों से स्लिटिंग सा कटर का साइज लिया जाता है। ठीक है, यहां से मैं स्लिटिंग सा कटर आपके लिए बना देता हूं। इस टाइप से आपका स्लिटिंग सा कटर होता है, ये आपका स्लिटिंग सा कटर है, इस टाइप से होता है। तो इसका आउटर डाया, इनर डाया और मोटाई, इन तीनों से स्लिटिंग सा कटर का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिलिंग प्रक्रिया का प्रयोग एक साथ कई सतहों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गैंग मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, या फिर स्ट्रडल मिलिंग। तो एक साथ कई सतह का निर्माण करने का तात्पर्य होता है कि जैसे आपने गैंग ड्रिलिंग मशीन का नाम सुना होगा। एक साथ गैंग ड्रिल मशीन, एक साथ 2 से 8 मशीन तक होती है गैंग ड्रिल मशीन में, और वो एक साथ एक ही ऑपरेशन को कई तरह से कर सकती है, मतलब अलग अलग पार्ट में कर सकती है। तो यहाँ पर एक साथ कई सतहों के निर्माण की बात की जा रही है। तो एक साथ कई सतहों के निर्माण के लिए कौन सी मशीन होनी चाहिए? गैंग ड्रिल मशीन होना चाहिए। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12वां, स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है। श्रिंकेज अलाउंस फॉर स्टील इज मेंशन्ड। ऑप्शन है 1 mm प्रति 100 mm, 2.1 mm प्रति 100 mm, 1.6 mm प्रति 100 mm, 1.5 mm प्रति 100 mm। तो श्रिंकेज अलाउंस की अगर हम लोग बात करें तो श्रिंकेज अलाउंस के लिए क्या होता है कि जब किसी पार्ट को ढाला जाता है, कास्टिंग की जाती है, तो कास्टिंग करने के दौरान धातु गर्म होती है, और धातु का ये गुण होता है कि धातु जो गर्म अवस्था में होती है तो वह फैलती है, ठंडी अवस्था में सिकुड़ती है। तो ठंडी अवस्था में जितना धातु का परफेक्ट साइज होना चाहिए, गर्म अवस्था में वो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जो श्रिंक रूल रखा जाता है, श्रिंक रूल को धातु की गर्म अवस्था के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, अर्थात श्रिंक रूल का जो इंच होता है वास्तविक इंच से कुछ बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? लगभग 1/10 से 7/16 इंच प्रति फुट के आसपास आपका ये बड़ा होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन कुछ कम से कम मतलब फैलता है, स्टील ज्यादा फैलता है, एल्यूमिनियम या कोई भी अलग मेटल जो नॉन फेरस मेटल है वो थोड़ी कुछ कम। तो सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला आपका दिया हुआ है 1 mm प्रति 100 mm, तो ये होता है आपका कास्ट आयरन के लिए। किसके लिए होता है? ये कास्ट आयरन के लिए होता है। इसके पश्चात 2.1 mm प्रति 100 mm, ये हमारा स्टील के लिए होता है श्रिंकेज अलाउंस।
और 1.6 से 100 mm ये हमारा होता है कॉपर या फिर एल्यूमिनियम जैसे आपके नॉन फेरस मेटल होते हैं, इनके लिए 1.6 से 100 mm के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लो अर्थात फ्लेम को बुझाने के लिए कौन सी गैस पहले बंद की जाती है? विच गैस टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम फर्स्ट इज क्लोज्ड? ऑप्शन है ऑक्सीजन, एसिटिलीन, कोई भी एक, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप किसी भी गैस वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान या फिर गैस कटिंग प्रक्रिया के दौरान जब भी आप नोजल को टॉर्च को बंद करते हैं तो टॉर्च को बंद करने के लिए सबसे पहले हमको एसिटिलीन को बंद करना चाहिए, उसके पश्चात ऑक्सीजन के बल्ब को बंद करना चाहिए। परंतु होता क्या है कि कई बार जो एक दोष होता है गैस वेल्डिंग में जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशबैक और बैकफायर, फ्लैशबैक और बैकफायर अगर हो चुके हैं तो इनकी स्थिति में पहले ऑक्सीजन को बंद करना चाहिए, इसके पश्चात एसिटिलीन के बल्ब को बंद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा लेथ पर डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड काटने के लिए जिसका पिच 1.0 mm है, औजार कर्तन औजार का फीड रेट होना चाहिए। फॉर कटिंग द डबल स्ट्रोक स्क्रू थ्रेड ऑन द लेथ whose pitch is 1.0 mm, the cutting tool should have a feed rate. ऑप्शन है 0.5 mm प्रति रिवॉल्यूशन, 0.8 mm पर रिवॉल्यूशन, 1.0 mm पर रिवॉल्यूशन, 2.0 mm पर रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर लेथ में अगर हम लोग को किसी डबल स्टार्ट चूड़ी काटनी है, डबल स्टार्ट ये जॉब है हमारा और इस पर हमको लगातार डबल स्टार्ट चूड़ी काटनी है, तो डबल स्टार्ट चूड़ी काटने के लिए जो कर्तन औजार का फीड रेट रहेगा, चूंकि कर्तन औजार का फीड रेट आपका 1 mm है जबकि जो स्क्रू की उसका पिच कितना है 1.0 mm है और हमको स्टार्ट कितनी काटनी है, डबल स्टार्ट काटनी है। तो 1 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2, तो फीड रेट कितना हो जाएगा 2.0 mm प्रति रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है साइड एंड फेस मिलिंग कटर खालिस्तान मिलीमीटर व्यास तक उपलब्ध होते हैं। तो जो साइड एंड फेस मिलिंग कटर होते हैं वो आपके 50 से 200 mm मिलीमीटर व्यास तक उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज, किसी पदार्थ की लचीलापन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, संपीड़न में बड़े स्थायी विकृति से गुजरना, अपने मूल रूप को ठीक करने की क्षमता, तनाव में बड़े स्थायी विकृति को सहन करने की क्षमता, या फिर उपयुक्त सभी। तो डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी से तात्पर्य होता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी तनाव बल लगाने पर उसके तार बनाए जा सके, वो डक्टिलिटी का गुण कहलाता है। तो आपकी जो डक्टिलिटी होती है वही कारण है कि जब हम लोग किसी भी मेटल को खींचते हैं तो खींचने के कारण मेटल आपका टूटता नहीं है, विकृत होता जाता है लेकिन टूटेगा नहीं, विकृति होती जाएगी लेकिन टूटता नहीं, अर्थात विकृति को वो सहन करने की क्षमता रखता है। तो ये तनाव में बड़े स्थायी विकृति को सहन करने की क्षमता होती है आपकी डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है स्लैब मिलिंग कटर का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं फ्लैट सतह की मिलिंग, फेस मिलिंग, खांचों की मिलिंग, या फिर तंग ग्रुप की मिलिंग। तो स्लैब मिलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारी स्लैब मिलिंग होती है वही सरफेस मिलिंग कहलाती है, वही आपकी प्लेन मिलिंग कहलाती है। तो जो स्लैब मिलिंग कटर होता है वो फ्लैट सतह की मिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है त्रिज्यता संयोजित कौन सी सर्कलिप गहरे खांचे में स्थित शाफ्ट के छोटे व्यास पर एक बड़ा शोल्डर प्रदान करती है? ऑप्शन है ई रिंग, 2 पार्ट इंटरलॉकिंग रिंग, रेनफोर्स्ड ई रिंग, हाई लाउडनेस टाइप। तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो जो आपकी सर्कलिप होती है, सर्कलिप किसी शाफ्ट पर अस्थायी शोल्डर का निर्माण करती है। इस टाइप से आपका एक अस्थायी शोल्डर होता है जहां पे आप बेरिंग को बिठा सकते हैं, किसी पुली को बिठा सकते हैं, किसी गियर को बिठा सकते हैं। तो जो सर्कलिप होती है मुख्य रूप से क्या करती है, अस्थायी शोल्डर का निर्माण करती है। अब आपकी जो सर्कलिप होती है, सर्कलिप का भी मैं पैटर्न बना देता हूं। आपकी सर्कलिप इस टाइप से होती है, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से कुछ पार्ट होते हैं जो कि सर्कलिप के फॉर्म में होते हैं, अर्थात ये जो पार्ट होते हैं इन फॉर्म में ये इनको सर्कलिप बोलते हैं। और इसको खोलने और बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो नोज प्लायर होता है आपका, जो सर्कलिप प्लायर होता है, सर्कलिप प्लायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सर्कलिप को खोलने और बंद करने के लिए। ये आपकी इंटरनल भी होती है और ये आपकी एक्सटर्नल भी होती है। इसको बैठाने के लिए शाफ्ट पे केवल आपका एक ग्रुप कटा होना अनिवार्य होता है। तो जो आपकी छोटे शाफ्ट के छोटे भाग पर एक बड़ा व्यास शोल्डर प्रदान करती है वो आपकी कौन सी होती है? ई रिंग होती है। ई रिंग को हम लोग सर्कलिप के नाम से भी जानते हैं, सर्कलिप को हम लोग रिटेनिंग रिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आर्बर खालिस्तान mm व्यास में उपलब्ध होता है। तो जो लॉन्ग आर्बर होता है वो हमारा कितना होता है? आंसर आ जाएगा यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 13 से, यहाँ से आंसर आ जाएगा 13 से 60 mm व्यास में क्या होते हैं? आपके लॉन्ग आर्बर उपलब्ध होते हैं। जबकि जो स्टब आर्बर होते हैं वो आपके कितने उपलब्ध होते हैं? 13 से 27 mm में आपके स्टब आर्बर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है शीतलन दर की तीव्रता अर्थात धीमा से त्वरित शीतलन के क्रम में निम्नलिखित बुझाने वाले माध्यमों को सूचीबद्ध कीजिए। तेल, प्रवाहित वायु, ब्राइन घोल या फिर जल। तो यहां से आप देखेंगे कि
ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली जो हमारे क्वेंचिंग मीडिया होते हैं, क्वेंचिंग मीडिया में कुछ क्वेंचिंग मीडिया ऐसे होते हैं जो कि काफी तीव्र गति से किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं, कुछ क्वेंचिंग मीडिया ऐसे होते हैं जो काफी धीमी गति से किसी धातु को ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे धीमी गति से सबसे तीव्र गति की ओर चलना है, अर्थात सबसे धीमा कौन होता है? सबसे धीमा होता है आपका सबसे पहले प्रवाहित वायु, ये 1 नंबर पे आता है आपका, सबसे धीमा होता है। इसके पश्चात आपका क्या होता है? इसके पश्चात होता है आपका तेल, ये आपके 2 नंबर पे आता है। इसके पश्चात क्या होता है? जल, ये 3 नंबर पे होता है। सबसे ज्यादा तीव्र गति से कौन ठंडा करता है? ब्रायन गोल्ड, सबसे ज्यादा तीव्र गति से आपका ब्रायन गोल्ड ठंडा करता है। अर्थात हमारा आंसर क्या जाएगा? 2 1 4 3। क्या आंसर जाएगा हमारा? 2 1 4 3। तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है गटर, छत की नालियां, हुड आदि को बनाने में उपयोग की जाती है। यूज आर मेकिंग गटर्स, रूफ ड्रेन्स, हुड एटसेट्रास, जिंक कोटेड सीट, स्टेनलेस स्टील सीट, कॉपर सीट या फिर एल्यूमिनियम सीट। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा हुड होता है, हुड से तात्पर्य हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी फोर्ज होते हैं, फोर्ज में धुएं को इकट्ठा करने और बाहर निकालने के लिए हुड का प्रयोग किया जाता है। तो जो हुड होता है इसमें कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? आपकी ऊष्मा जाती है। तो ऊष्मा जाने के कारण इसको ऊष्मा को क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। तो ये हमारे जो बनाई जाती हैं तांबे की चादर की बनाई जाती हैं। तो गटर, छत की नालियां, हुड आदि को बनाने में तांबे की चादर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर पर निम्नलिखित कोण पर हेलिकल टीथ काटे जाते हैं। ऑप्शन है 3 से 15 डिग्री, 25 डिग्री, 25 से 45 डिग्री या फिर 59 डिग्री। तो यहां से जो है हमारा आंसर निकल कर आ जाता है आपका 25 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है? मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज, किसी भी सामग्री की आघात पारगम्यता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। संपीड़न में बड़े स्थायी विकृति को सहने की क्षमता, अपने मूल रूप को ठीक करने की क्षमता, तनाव में बड़े स्थायी विकृति से गुजरना, सहने की क्षमता और उपरोक्त सभी। तो आपकी जो मेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है? मेलेबिलिटी किसी धातु का वह गुण होता है जिसके कारण धातु को पीट पीट कर क्या बनाई जाती है? चादर बनाई जाती है। तो चादर बनाने का मतलब होता है जब हम लोग इसको पीटते हैं, पीटने का मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? संपीड़न फोर्स लग रहा है। तो संपीड़न में बड़े स्थायी विकृति को ये सहन करती है और आसानी से फटती नहीं है। तो यहां से हमारा आंसर ये क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमेंटाइट एवं फेराइट से मजबूत कौन होता है? फेराइट एवं सीमेंटाइट से मजबूत कौन होता है? तो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है आपका पियरलाइट, सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है जिसमें 0.83% कार्बन होते हैं। इसे हम लोग यूटोक्टाइड स्टील के नाम से भी जानते हैं। अगर आप जो स्ट्रक्चर स्टील के स्ट्रक्चर हैं अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कराई गई है जहां से आप इसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे स्ट्रक्चर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आईएसओ सिस्टम के अनुसार शाफ्ट के प्रकार होते हैं 450, 21, 25 या फिर 28। तो यहां से आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे जो शाफ्ट के प्रकार होते हैं वो 28 होते हैं, होल के प्रकार भी 28 होते हैं, डेविएशन भी 28 होते हैं और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 18 होते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड है जहां से आप सारे लिमिट फिट टॉलरेंस सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है डुप्लीकेट जॉबों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं डुप्लेक्स मिलिंग मशीन, ड्रम टाइप मिलिंग मशीन, ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन या फिर पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन। तो जो डुप्लीकेट जॉब होते हैं, डुप्लीकेट जॉब के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे आपका एक फोटोकॉपी करवाने जाते हैं किसी कागज की तो एक मास्टरपीस होता है जिससे आप काफी सारी फोटोकॉपी निकालते हैं। उसी प्रकार से डुप्लीकेट जॉब का मतलब होता है हम लोग एक मास्टर जॉब बना के रखते हैं और उस मास्टर जॉब से हम लोग लगातार उसी आकार उसी साइज के काफी सारे जॉब निकालते हैं। इसके लिए पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित ऊष्मा शोधन प्रक्रिया में से कौन से घटक पर एक पैमाना मुक्त सतह प्राप्त होती है? यहाँ पे पैमाना मुक्त से मतलब होता है स्केल फ्री सरफेस। स्केल से मतलब होता है कि किस हार्डनिंग प्रोसेस में किसी जो आपका पार्ट होता है उसके पार्ट की ऊपरी सतह पर स्केल बिल्कुल नहीं बनती है, अर्थात बिल्कुल भी पपड़ी नहीं जमती है। पपड़ी को ही हम लोग स्केल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इंडक्शन हार्डनिंग होती है, इंडक्शन हार्डनिंग में बिल्कुल भी आपकी पपड़ी नहीं बनती है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या जाता है? प्रेरण कठोरण हो जाता है। इन चारों तत्वों को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आगे कुछ समय पश्चात। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक कैबिनेट बनाने के लिए बढ़ई द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो जो बढ़ई होता है, बढ़ई का मतलब जो कारपेंटर होता है आपका,
कारपेंटर द्वारा जो ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है वो आपकी कौन सी होती है? ब्रश ड्रिलिंग मशीन होती है। जबकि जो रैचेट ड्रिलिंग मशीन उसका प्रयोग किया जाता है सुदूर स्थित रेलवे लाइनों में। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है जो आपके टूल रूम वर्क होते हैं या किसी कोण पर ड्रिलिंग करने के लिए सुग्राही ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। और त्रिज्यी ड्रिलिंग मशीन सबसे बड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है। पार्ट की किसी भी स्थिति में ड्रिलिंग करने के लिए त्रिज्यी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है स्लिप गेज। स्लिप गेज का आकार होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 32x9 जो साइज होता है किसी स्लिप गेज का आकार होता है। इस टाइप से आपका एक स्लिप गेज होता है, आपने देखा होगा। स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया रिंगिंग कहलाती है और स्लिप गेज का साइज बनाने की प्रक्रिया बिल्डिंग अप कहलाती है। जब आप स्लिप गेज का साइज बनाना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत सबसे बड़े स्लिप गेज से करते हैं और अंत सबसे छोटे स्लिप गेज से करते हैं। और जहां तक संभव हो अधिक से अधिक कम से कम संख्याओं के स्लिप गेज को आपको प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च तापमान पर नरमी का विरोध करने के लिए एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। क्रीप, हॉट टेम्परिंग, हॉट हार्डनेस या फिर फटीग। तो जब उच्च तापमान पर नरमी का विरोध करेंगे आप तो इसको एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है और उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का नाम है हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस अलग होती है जबकि रेड हार्डनेस अलग होती है। रेड हार्डनेस क्या होती है? उच्च तापमान पर भी कटिंग टूल द्वारा कटिंग प्रोसेस करने की प्रक्रिया का नाम रेड हार्डनेस कहलाती है। जबकि उच्च तापमान पर नरमी का विरोध करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्षमता जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? हॉट हार्डनेस होती है। तो यहाँ से आपका आज का ये चैप्टर क्लियर होता है। अगर आपको दोस्तों, अगर आपको स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पेपर पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें और इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले सभी जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आपको पेपर ऑनलाइन रूप में भी देने प्राप्त हो जाए और उनके आंसर भी आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आपका 12वां क्वेश्चन पेपर का आंसर क्लियर होता है। इसके साथ ही दोस्तों भरोसा रखें, विश्वास रखें, विश्वास बनाए रखें अपने सक्सेस के साथ। आप निश्चित ही सफल होंगे और एक दिन बहुत ही अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें ताकि आपको हर प्रकार की पीडीएफ प्राप्त हो सके और हर प्रकार की जितने भी फिगर्स जो आप नहीं देख पाते मिलिंग कटर्स वगैरह के, तो इन सारे जो कटर्स वगैरह के हैं वो भी आपको पिक आपको ग्रुप में प्राप्त हो सके। इसके साथ ही नमस्कार दोस्तों।